गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, चैप्टर 5, शीर्षक अट नहीं रही है। शीर्षक के पाठ के नामक पाठ के प्रश्नोत्तर भाग हमारा सेकंड है और यह चैप्टर जो है वो काव्य खंड से है। 2 खंड है, गद्य खंड और एक काव्य खंड, बट यह प्रश्न जो है वो आपका काव्य खंड से है। जैसा कि इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। अर्थात यह प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया आपको, यह छायावादी लोगों की यह विशेषता होती है और यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो छायावादी युग के कवि हैं। इनकी क्या विशेषता है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में उनका सामंजस्य बिठाना। ये इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिनको सुनने के बाद में, जिनका भावार्थ सुनने के बाद में, जिनकी व्याख्या और जिनका अर्थ सुनने के बाद में हमें यह महसूस होता है कि बाहर की दुनिया में हम अपने अंतर्मन के भावों को किस प्रकार स्थापित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि जिस व्यक्तित्व की बात करते हैं, इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, इसके अंतर्गत थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा दूर है लेकिन इसी से मिलता जुलता है कि जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व का मतलब भी यही होता है कि आपके अंदर के गुण और बाहर के गुण। कहते हैं कि इनर पुट प्लस आउटपुट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी हम जिसको कहते हैं उसका मतलब होता है कि आंतरिक गुण प्लस बाह्य गुण दोनों में सामंजस्य स्थापित करना ही व्यक्तित्व कहलाता है, अर्थात व्यक्तित्व का लक्षण कहलाता है। तो यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वे उनके द्वारा जो प्रश्न है, यहाँ यह प्रश्न है कि अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में बाहर की दुनिया में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इन छायावादी कवियों की विशेषता होती है कि वो अंतर के मन को बाहर की दुनिया के साथ में सामंजस्य बिठाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिन पंक्तियों को देखकर आपको यह लगता है कि हम अपने अंतर के मन को, अंतर मन के भावों को बाहर की दुनिया के साथ में सामंजस्य बिठा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा इसमें आपकी ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह लगता है कि हम अपने आंतरिक गुणों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। जैसे कौन सी पंक्तियां हैं? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात यहाँ फाल्गुन के महीने को एक व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया गया है। अर्थात कहीं सांस लेते हो, जहां कहीं भी आप श्वास लें। फाल्गुन का महीना इतना सुंदर हो रहा है, प्रकृति के सभी उपादान हैं, जो प्रकृति के सभी जो तत्व हैं, प्राकृतिक जो नेचुरलिटी है, जो नेचर है, इतना सुंदर हो रहा है फाल्गुन के महीने में कि उसका कवि इतना अतिशयता के साथ में वर्णन कर रहा है कि कहीं सांस लेते हो, कहीं भी सांस लो, वहीं आपको सुगंध, फूलों की सुगंध प्रतीत होगी, महसूस होगी, आपको बड़ा ही खुशबू महसूस होगी। घर घर भर देते हो, जहां भी, जिस घर में भी आप सांस लें, जितने भी घर हैं, प्राकृतिक घर है, प्रकृति के आंगन में जितने भी घर हैं, चाहे किसी के घर के कोने में आंगन में चली जाइए, वहां फाल्गुन के महीने के जो पुष्प होते हैं, उनकी जो सुगंध होती है, जो उनकी खुशबू होती है, वो आपको प्राप्त होगी। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और हमारे अंतर्गत, हमारे मन को, हमारी अंतर आत्मा को आप उड़ने के लिए प्रेरित कर देते हो। मतलब इतना प्रसन्नचित्त हो जाते हैं आपको देखकर, फाल्गुन के महीने को देखकर, कि हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो पंख बन जाते हैं और आकाश में हम उड़ने के लिए हमारा मन करने लग जाता है। अर्थात फाल्गुन का महीना इतना अत्यधिक आकर्षण से भरा हुआ है, सौंदर्यपन से भरा हुआ है, इतना अनुपम है कि उसे देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर और पुष्पों की खूबसूरती को, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हमारे अंतर्गत ऐसा लगने लग जाता है कि हम पंखों से उड़ने लग जाते हैं, आकाश में विचरण करने लग जाते हैं, ऐसा लग रहा है। तो इन पंक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अपने अंतर के मन के भावों को,
हमारे हृदय के भावों को हम बाहर की दुनिया में, बाहरी दुनिया में सामंजस्य स्थापित कर रहे हो, अर्थात अपने मन के भावों को बाहर प्रकट कर रहे हो, बाहर की दुनिया में। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की जो आंख है, आई है, जो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो आईज है, आंखें हैं, वो फाल्गुन के महीने की सुबह से हट नहीं रही है, मतलब वो हटाना तो चाह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेकिन वो हट नहीं पा रही है। वो हटने का कारण क्या है? न हटने का क्या कारण है? अर्थात न हटने का कारण यह है कि फाल्गुन के महीने में जो प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत, इतना प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त हो जाता है, इतना हरियाला हो जाता है, इतना लाजवाब हो जाता है कि उससे आंख उठाना तो चाह रहा हूं, या सूर्यकांत त्रिपाठी कह रहे हैं, लेकिन इतना अनुपम सौंदर्य है, इतनी सुंदरता है कि उससे बिना देखे जी ही नहीं भर रहा है, अर्थात उसे बार बार देखने की इच्छा हो रही है। इसलिए फाल्गुन के महीने की जो शोभा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको न देखे बिना कवि नहीं रह पा रहा है और उससे अपनी आंखों को भी नहीं हटा पा रहा है। यह इस प्रश्न का आंसर है। देखिए पाठ्यपुस्तक में क्या है आपकी में यह उत्तर, यह तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप पाठ्यपुस्तक में क्या उत्तर है उसको देख लीजिए। फाल्गुन के महीने में प्रकृति के सभी तत्वों पर एक विशेष प्रकार का सौंदर्य छा जाता है। जहां कहीं भी देखें वहां सुंदरता अनुपम रूप में सामने आती है। खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन में नजर आता है और इस सौंदर्य को निर्वाध देखते रहने को मन करता है। इसी कारण कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। अर्थात जैसा कि मैंने कहा था कि इस समय फाल्गुन के महीने के समय जो नव सौंदर्य आ जाता है, नव यौवनता आ जाती है, खेत खलिहानों में, बगीचों में, तालाबों में, सब जगह एकदम नव यौवनता, नई जवानी आ जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य के अंतर्गत नए पेड़ अंकुरित होने लग जाते हैं, नए बीज अंकुरित होने लग जाते हैं, तरह तरह की वनस्पतियां उगने लग जाती हैं, फल फूल उगने लग जाते हैं, उनसे गंध और सुगंध और खुशबू सुंदर आती है। इस कारण से कवि की आंखें उस सौंदर्य से हट नहीं रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? अर्थात जो फाल्गुन के महीने की जो सुंदरता है जो उसको सर्वव्यापकता के रूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? देखिए फाल्गुन के महीने में हर तरफ सौंदर्य उल्लास दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। जहां भी देखो वहीं सौंदर्य और उल्लास, सौहार्द दिखाई देता है। फाल्गुन के महीने में हर जगह प्रसन्नता दिखाई देती है, हर जगह प्रफुल्लता दिखाई देती है, हर जगह प्रसन्नता दिखाई देती है। फाल्गुन की सुंदरता सर्वव्यापक है और फाल्गुन ऐसा नहीं है कि यही फाल्गुन हो, इस कमरे में फाल्गुन हो, या इस खेत में ही फाल्गुन हो, या उस खेत में ही फाल्गुन हो, या उस क्षेत्र में ही फाल्गुन हो। जो फाल्गुन का जो सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, वास्तविक सुंदरता, वो हर कोने कोने में, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाइए, जब फाल्गुन का महीना आता है, चाहे किसी खेत में जाइए, चाहे किसी बगीचे में जाइए, चाहे किसी बाग में जाइए, कहीं भी जाइए, वहां आपको सौंदर्य मिलेगा। अर्थात जो फाल्गुन के महीने की जो शोभा है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है सब जगह व्याप्त है। पेड़ पौधे लाल लाल कोंपनों और हरे पत्तों से लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, फाल्गुन के महीने में लाल लाल कोंपने, पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे हैं, वो लाल लाल कोंपने, लाल कोंपनों का मतलब होता है नवीन नई जो पत्तियां आती हैं। आपने देखा होगा पेड़ों पर, पेड़ पौधों पर जो नवीन नई पत्तियां आती, बाद में हरी होती है, वो जब पहले उगती है जो पत्तियां पेड़ पौधों पर तो लाल लाल होती हैं, तो उनको कहते हैं कोंपल, और हरे पत्तों से लदे हुए हैं। जो पेड़ पौधे हैं फाल्गुन के महीने में वो लाल लाल कोंपलों से, अर्थात लाल लाल पत्तों से
और हरे हरे पत्तों से लदे हुए हैं। फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा है। जो फूलों के अंतर्गत से गुलाब के फूल, कमल के फूल, कुमुदनी के फूल और आपके गेंदा के फूल, लिली के फूल, न जाने किस किस के फूल हैं फाल्गुन के महीने में, उनसे जो सुगंध और खुशबू निकल रही है वो हमारे मन को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है। पूरा वातावरण महक उठा है, सब दिशाएं महक उठी हैं। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य फाल्गुन के महीने में, पेड़ पौधे बिल्कुल उन पे नई नई कोपलें, लाल लाल कोपलें, हरे हरे पत्ते आ रहे हैं। प्रकृति की हर जगह सौंदर्य से भरी हुई है। प्रकृति का हर एक स्थान, चाहे कोई भी स्थान हो, वो सौंदर्य से भरा हुआ है। यहां यह इस प्रश्न का आंसर है। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बिल्कुल सही बात कहा है। यहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फाल्गुन के महीने को सभी महीनों से अच्छा क्यों दिखाया है। जो फाल्गुन का महीना होता है उसका कारण यह है कि जो फाल्गुन का महीना होता है उस समय बहुत सुंदर वातावरण हो जाता है। अर्थात फाल्गुन के महीने में सर्वत्र मादकता छाई रहती है। मतलब हृदय को प्रफुल्लित करने वाला जो पन है, वो महीना है, जो वो फाल्गुन का महीना प्रसन्नचित्त करने वाला, क्योंकि इस समय हर एक स्थान हरा भरा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, सुगंध और फल पत्तियों से युक्त हो जाता है, लदबदा जाते हैं सभी पेड़। इसलिए अन्य महीनों से फाल्गुन के महीने को यहाँ विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। हर जगह सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं। पेड़ पौधे पत्ते और फूलों से लदे होते हैं। सुगंधित हवा का चारों ओर संचार होता है। वसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है। जो वसंत ऋतु होती है वो पूरे यौवन पर, जो वसंत ऋतु होती है वो फाल्गुन में होती है, वो अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पूर्ण जवानी पर, अच्छी जवानी पर होती है। और ये सभी बातें अन्य ऋतुओं से भिन्न है, और ये सभी बातें अन्य ऋतुओं से भिन्न है। और जो फाल्गुन का महीना है वह भी अन्य जो आपका मंथ होते हैं, माघ, फूस वगैरह और भी 12 मंथ होते हैं हिंदी के, तो उन महीनों से यह फाल्गुन का महीना अग्रगण्य है, अग्रदूत है। अर्थात इसमें यही विशेषता है कि इस महीने में वसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त करती है। अर्थात इस समय वसंत ऋतु प्रफुल्लित होती है, प्रसन्नचित्त होती है। हर प्रकृति का एक तत्व प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित और उत्साहित होता है, उल्लासित होता है। हर दिशा गंध और सुगंध और खुशबू से युक्त हो जाती है। जहां देखो वहीं वातावरण महक उठता है। सब जगह सुगंध और पेड़, फल, फूल, यही सब कुछ दिखाई देता है। वसंत ऋतु के इसमें दर्शन होते हैं। इसलिए यह फाल्गुन का महीना अन्य महीनों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। नेक्स्ट, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। काव्य के दो पक्ष होते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा काव्य होता है, देखो सर्वप्रथम साहित्य की दो विधाएं होती हैं। एक विधा का नाम है गद्य विधा और एक विधा का नाम है पद्य विधा, जिसको हम काव्य विधा भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि गद्य को गाया नहीं जा सकता है, अर्थात गद्य में रस नहीं होता है, छंद नहीं होता है, दोहा नहीं होता है और चौपाई नहीं होती है। बट पद्य में, जिसको हम काव्य खंड कहते हैं, साहित्य के अंतर्गत होता है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, काव्य खंड को हम गा सकते हैं। इसमें सवैये आ जाते हैं, चौपाई आ जाती है, दोहा आ जाते हैं, पद आ जाते हैं, कविताएं आ जाती हैं। अर्थात इनको लय, ताल, स्वर के साथ में आप गा सकते हो। यही गद्य और पद्य में फर्क है। अर्थात गद्य खंड में और काव्य खंड में ये दोनों फर्क है कि आप गद्य को गा नहीं सकते, उसमें रस विहीन होता है, रस नहीं होता है। और काव्य में जो कविताएं, चौपाई, छंद, दोहा होते हैं, इनको आप गा सकते हैं, इनमें रस होता है। इसलिए दो विधाएं होती है साहित्य के अंदर। अब काव्य के भी दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष का नाम है अनुभूति और एक का नाम है अभिव्यक्ति पक्ष। तो अनुभूति पक्ष क्या होता है, अभिव्यक्ति पक्ष क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। अनुभूति तो जो हम अनुभव में महसूस करते हैं, जो अनुभव, जैसा हम अनुभव करते हैं,
कोई किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी किसी ऐसे प्रसंग का हमें अनुभव हुआ, हम लाइफ में उसको प्रैक्टिकल तौर से देखते हैं और उसका हम परिचय पहले से ही हम प्राप्त हो जाता है। हमें अनुभव का मतलब होता है कि आपने किसी से, अपने बड़े बुजुर्गों से किसी प्रसंग को देखा, सुना या उनके क्रियाकलापों को देखा, वही आपने जीवन में अपनाया, अर्थात उन्होंने जो प्राप्त किया उससे जो आपको प्राप्त हुआ वही आप जीवन में किसी चीज से प्राप्त करते तो आपको हाँ ये ऐसा हुआ था, ऐसा कहते हैं, अर्थात इस प्रकार के उदाहरण देते हैं। तो अनुभव से जो प्राप्त होता है उसे अनुभूति पक्ष कहते हैं, और एक होता है अभिव्यक्ति पक्ष। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो काव्य शिल्प की विशेषताएं उनके बारे में पूछा है। तो काव्य शिल्प की दो विशेषताएं, अर्थात काव्य पक्ष के दो पक्ष होते हैं, एक का नाम है अनुभूति पक्ष और एक का नाम है आपका अभिव्यक्ति पक्ष। तो अनुभूति पक्ष का मतलब होता है जो भी हम अनुभव से प्राप्त करते हैं उसे अनुभूति पक्ष कहते हैं, और अभिव्यक्ति पक्ष का मतलब होता है जो हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं, हमारे अंतर्गत जो भाव होते हैं, जो हमारे अंतर्गत शब्द होते हैं, ध्वनि होती है, रस होता है, उसको हम सामने व्यक्त करते हैं, उसको अभिव्यक्ति कहते हैं, और उसको भी अच्छे प्रकार से व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का मतलब यहाँ शिल्प पक्ष होता है, अर्थात यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो चैप्टर लिखा है उत्साह और अट नहीं रही है, यहाँ दोनों ही पक्ष व्याप्त हैं, अर्थात यहाँ अनुभव भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपना अनुभव भी कह रहे हैं और यहाँ अपनी अभिव्यक्ति भी व्यक्त कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों शिल्प पक्ष होते हैं, तो दोनों ही शिल्प पक्षों का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, निराला जी की काव्य भाषा समास बहुल संस्कृत के प्रयोगों से लेकर बोलचाल की भाषा तक संचरण करती है, अर्थात संस्कृत के समासों का भी प्रयोग किया है अपनी भाषा के अंतर्गत। जो समास होते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको व्याकरण में 6 समास होते हैं, उन समासों का समास युक्त भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात कठिन भाषा का भी प्रयोग किया है इन्होंने, और कठिन से सरल की तरफ गए हैं, अर्थात इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है अपने काव्य साहित्य में। उनकी भाषा में एक और शुद्ध संस्कृत निष्ठता, तो दूसरी ओर ठेठ ग्रामीणता का मणिकांचन योग है, अर्थात एक तरफ तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने संस्कृत निष्ठ शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, और दूसरी तरफ देखें तो ठेठ भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात ठेठ भाषा का मतलब होता है ग्रामीण, जो ग्रामीण अंचल में, जो ग्रामीण शहर, ग्रामीण नगर में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलचाल का, जो हिंदी भाषा की टूटी फूटी जो बोलचाल की भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो दोनों प्रकार की भाषाओं का इन्होंने अपने काव्य सौंदर्य में, काव्य खंडों में, या जो शीर्षक इन्होंने लिखे हैं, उत्साह नामक जो शीर्षक है इनका, अट नहीं रही है ये शीर्षक है, इसमें दोनों प्रकार के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। कठिन श्रृंखला बज बजाकर संगीत की ओर भी निराला का विशेष झुकाव रहा है, अर्थात कठिन श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब सांखरे की तरह पंक्तियां, अर्थात कठिन कठिन पंक्तियों का भी इन्होंने अपने काव्य खंड में प्रयोग किया है। संगीत की ओर भी निराला का विशेष झुकाव रहा है, अर्थात संगीत का भी इन्होंने अपने काव्य खंडों में प्रयोग किया है। संगीत के अंतर्गत जो लय, ताल, गति, जो सारेगामा पध निसा सनद, जो आपका 7 शब्द स्वर होते हैं संगीत के, वे 7 संगीत के स्वरों का प्रयोग किया है। बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित कार्य उमराले, बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ इन्होंने संगीत का बेजोड़ मतलब वर्णन किया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने भी काव्य को सुंदर विललित बना दिया है। इन्होंने जो शब्द हैं बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पंक्तियों में प्रयोग है, अर्थात किस किस पंक्ति में किन किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, इस प्रकार का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी प्रयोग किया है। जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात इस प्रकार के पर पर, घर घर, कहीं सांस लेते हो, ये सभी शब्दों का एक अपने आप में बेजोड़ रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य खंडों में देखने को मिलती है। अलंकार योजना से भी काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो,
पंक्तियों में मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है किसी अचेतन वस्तु को, अर्थात प्रकृति की किसी वस्तु को मानव की तरह प्रस्तुत करना। जिस प्रकार मानव के क्रियाकलाप होते हैं और मानव के क्रियाकलापों की तरह किसी प्रकृति के किसी वृक्ष को, किसी लता को, किसी पेड़ को, किसी पौधे को या प्रकृति के किसी भी तत्व को मानव की तरह क्रियाकलाप दिखाते हुए प्रस्तुत करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। अर्थात मानवत्व भर देना। प्रकृति की अचेतन वस्तु है, अब मेघ है, बादल है, ये मानव कहाँ है? दिखाई दे रहे मानवों की तरह नहीं है, फिर भी इनको मानव की तरह दिखाया जा रहा है। तो काव्य, यही तो कवियों की विशेषता होती है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात जहां सूर्य का प्रकाश भी इतना जल्दी नहीं पहुंच पाता है, उससे ज्यादा जो कवियों का विवेक होता है, उनका ज्ञान होता है, वो वहां पहुंच जाता है। तो कवियों के बारे में हम कह नहीं सकते, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होता है। अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापति यथास्मी रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। कवि जो चाहे वह रचना कर सकता है। बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से कुछ भी लिख सकता है। खैर, हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत रस, गुण, अलंकार, छंद सब कुछ आ जाता है। इन्होंने अपने काव्य खंडों में सारे शिल्प सौंदर्य को, जितने भी शिल्प सौंदर्य होते हैं, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत जितने भी तत्व होते हैं, उन सबका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी साहित्यिक विशेषताएं होती हैं, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो रीति हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो संस्कृत के तत्सम शब्द हो, चाहे हिंदी के तद्भव शब्द हो, हिंदी के समान शब्द तद्भव कहलाते हैं, संस्कृत के समान शब्द तत्सम कहलाते हैं। किसी भी प्रकार की भाषा हो, इन्होंने सरल से सरल भाषा का भी प्रयोग किया है, जो गांवों में बोलचाल की भाषा होती है। उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन भाषा का भी प्रयोग किया है। अर्थात इन्होंने किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है। जो साहित्यिक के जितने भी तत्व या पहलू होते हैं, सबको स्पर्श किया है इन्होंने। कहने का मेरा तात्पर्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये आपके यहाँ तक आपके और पर कर देते हो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दूसरा अलंकार यहाँ इस लाइन में पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, अर्थात पर शब्द यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। अर्थात जब एक शब्द साहित्य काव्य के अंतर्गत दो बार आए, उसका अर्थ एक ही हो, वहां आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ क्या होता है? अर्थात एक शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ एक ही हो। तो यहां इस पंक्ति में पर कर देते हो, तो यहां पर एक शब्द दो बार आया और दोनों का अर्थ एक ही है, तो यहां तो हो गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यमक अलंकार कहां होता है? जहां एक शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहां इन्होंने उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यहां मानवीकरण अलंकार भी है, अर्थात बात फाल्गुन को मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इस कारण से है कि इस पंक्ति में पर एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ एक ही है, इस कारण से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। नेक्स्ट, मंद गंध पुष्पमाल में संगीत का गुण विद्यमान है। मंद गंध पुष्पमाल में संगीत का गुण विद्यमान है। भाषा इनकी सरल है, सुबोध है और प्रभावमयी है। अर्थात कोई भी इनकी भाषा को पढ़े, कोई मतलब जिसने कभी पढ़ा ना हो इस कविता को, या जो मतलब जो जिसको नॉलेज भी कम है, वो भी इनकी कविता को अगर पढ़े तो वो भी इनकी कविता को समझ सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत उत्साह या चाहे वो अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं भी उनका अर्थ लगा सकते हो। इतनी इन्होंने सरल भाषा और सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इस चैप्टर की जो उत्साह अट नहीं रही है नामक पाठ के दो इसमें शीर्षक है। इस चैप्टर के अंतर्गत एक शीर्षक है उत्साह, दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। दोनों शीर्षकों के मैंने प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। पहले उत्साह नामक शीर्षक के पहले भाग में प्रस्तुत कर दिए और अट नहीं रही है इसके प्रश्नोत्तर मैंने दूसरे भाग में प्रस्तुत कर दिए। इस प्रकार
आज की जो आपका ये चैप्टर है इसके प्रश्न उत्तर हैं समाप्त होते हैं। इनको रिवाइज करें, आप फेरें, इनको बार बार स्मरण करें, चिंतन करें इनका, सोते उठते बैठते जागते इनको याद करें। और इसके अलावा और भी अभिव्यक्ति और रचना के प्रश्न हैं इसमें, उनको भी आप दोहराएं। हालांकि उनको नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन दोहराएं जरूर। और इसके अलावा और भी ऐसे प्रश्न बन रहे हैं इसमें, उनको भी आप देख सकते हैं। यदि कहीं भी आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो सहज आप कभी भी किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इनको रिवाइज करें, इनको लिखें, बार बार इनको स्मरण चिंतन इनमें दौड़ाएं अपना, और अच्छी से मेहनत करें। 10th क्लास है, आपका सीबीएसई बोर्ड है, अगर आपने थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाई तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए अटूट से अटूट मेहनत करने की कोशिश करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।